दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज हम एक मैराथन रिवीजन करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर की। जैसे हमने रेजिडेंशियल स्टेटस की करी थी, लास्ट वीडियो मैंने सैलरी चैप्टर की डाली है और अब मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी का करवाने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं और विदाउट एनी टाइम वेस्टेज ये बहुत जल्दी चैप्टर फिनिश होने वाला है क्योंकि बहुत छोटा सा है और बहुत बेसिक से कंसेप्ट हैं जो आप सबको ज़्यादातर पता भी होंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हाउस प्रॉपर्टी की जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाती है इनकम टैक्स के अंदर। अब देखो, सबसे पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए तभी बात बनेगी, क्योंकि फॉर्मेट के ही आगे उन्होंने सारी एक्सप्लेनेशन जो भी है वो दी हुई है। सबसे पहले आप क्या करते हो, जीएवी लिखते हो। सर ये जीएवी क्या होता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकालने का सेक्शन 23 ने अलग से तरीका बताया हुआ है। ठीक है ना, तो ये हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी उसके बीच में आपने म्यूनसिपल टैक्सेस को लेस कर देना है, आपके पास नेट एनुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी। एंड देयर आफ्टर जब नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप मैं बता देता हूँ ऊपर कि म्यूनसिपल टैक्स जो आपने लेस करने हैं, बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, म्यूनसिपल टैक्सेस जो ऑनर ने पे किए होंगे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। वहाँ पे कई बार लिखा होता है कि टेनेंट ने म्यूनसिपल टैक्सेस पे किए हैं, आपने वो चीज़ इग्नोर करनी है, वो यहाँ से लेस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है नेट एनुअल वैल्यू जो आपकी निकल चुकी है। उसके बाद आपने जैसे सैलरी में डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 थी, वैसे ही अंडर सेक्शन 24 आपको यहाँ पे डिडक्शन दी जाएगी। और इसमें एक तो डिडक्शन बिल्कुल फ्लैट आपको मिलेगी कि जितना भी आपका नेट एनुअल वैल्यू आएगी उसका 30% आपने क्या ले लेनी है, डिडक्शन आपको मिल जाएगी, यानी आपको वहां पे लेस कर देना है। और देयर आफ्टर सेक्शन 24 क्लोज बी क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन दी बोरोड कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन। जो भी आपने बोरो की है कैपिटल, उसके ऊपर जब आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो ये भी यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको डिडक्शन मिल सकती है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सेक्शन मैं आपको बताऊंगा 24B, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, वो ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शन में भी आपको ये वीडियो काम करेगी अगर आपने यहाँ से अच्छे से समझ लिया। तो फॉर्मेट हो गया। अब हम आगे पहले समझते हैं कि सर ये जीएवी का कंसेप्ट आपने बताया, ये कैसे निकालते हैं। देखो इसके अलग अलग केसेस हैं, बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए ये जीएवी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इसकी थ्योरी जितनी मर्जी समझते हो, लिखते हो, नहीं लिखते, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए ये कंसेप्ट जरूर समझ लेना। जीएवी निकालने के लिए सबसे पहले आपको फेयर रेंटल वैल्यू में से क्या कर फेयर रेंटल वैल्यू जो आपको घर की दी होती है उसको म्यूनसिपल वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ता है। और जो भी आपका हायर विच एवर इज हायर, वो आपने क्या करना है, आंसर ले लेना है। और जो आंसर आएगा सेकंड स्टेप, उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना है। अगर स्टैंडर्ड रेंट और जो आंसर आया उन दोनों में जो भी सबसे स्मॉलर होगा, यानी जो भी सबसे लोअर होगा, यानी अगर स्टैंडर्ड रेंट लोअर है तो वो ले लेना है, अगर आपका जो आंसर आया था पहले स्टेप का वो लोअर है तो वो ले लेना है। दोनों में से जो भी लोअर आएगा उस सेकंड स्टेप के आंसर को आपने क्या कहना है, ER, दैट इज एस्टिमेटेड रेंट। और जो आपका एस्टिमेट रेंट आएगा उसको थर्ड स्टेप में आपने एनुअल रेंट यानी ARR, ठीक है ना, एक्चुअल रिसीवेबल रेंट के साथ क्या करना है, एनुअल रेंट भी उसे आप कहते हो, उसके साथ कंपेयर करना है। और फिर से जो हायर होगा वो आपका क्या बन जाएगा, जीएवी बन जाएगा। 3 स्टेप याद रखने हैं, MV वर्सेस FR जो हायर होगा, और जो हायर होगा उसको SR के साथ कंपेयर करना है और आंसर इज योर ER लोअर लेकर। ठीक है, और जो भी लोअर लेकर आपका ER आएगा वो ER AR के साथ कंपेयर करके आपने देखना है कि आपका हायर कौन सा है, और जो भी हायर होगा वो आपका जीएवी बन जाएगा। अब सर ये तो बहुत सिंपल सा था, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन के बेसिस पे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपके पास 2 तरह के घर होते हैं, वन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड अदर वन इज लेट आउट, राइट। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड सर जिसमें हम रहते हैं खुद, राइट, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, सेल्फ ऑक्यूपाई घर में आपका कोई रेंट बनेगा नहीं सर, क्योंकि रेंट तो उन्हीं घर का बनता है जहाँ पे हम जिस घर को हमने लेट आउट किया होता है। लेकिन पॉइंट ये कहता है सर कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में, अब पॉइंट क्या कहने वाले थे आप, यही कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के घर में ना ही आपका जीएवी आएगा और ना ही आपका म्यूनसिपल टैक्सेस आएंगे, ना ही आपके नेट एनुअल वैल्यू आएगी, और ना ही आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आपने डालनी है सर, इंटरेस्ट ऑन दी
बोरोड कैपिटल। तो सर इसका आंसर नेगेटिव आएगा। ऑलवेज 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 सेल्फ ऑक्यूपाइड के घर का आंसर नेगेटिव ही आएगा, यानी उसमें जीएवी भी निल है, एनएवी भी निल है, लेकिन आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये पहला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, और ये पहला कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। दैट इज अगर आपका ये देखो एलओपी विद वैकेंसी और एसओपी, तो एसओपी मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, जो मैंने बताया आपको कि उस केस में आपकी जीएवी भी निल है, म्यूनिसिपल टैक्सेस भी आपको नहीं मिलेंगे, एनएवी भी निल है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगी। सिमिलरली अब आते हैं लेट आउट पे। सर जो मैंने आपको तरीका बताया एफआर और एमवी वाला, वो तो करना ही है, वो तो करना ही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो रेड पॉइंट में यहाँ पे लिखी है कि रेंट फॉर द वेकेंट पीरियड नॉट इंक्लूडेड इन एआरआर, ये मैं आपको अच्छे से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रैक्टिकल वीडियो देख लेना, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट है कि बच्चे क्या करते हैं, आपको ना दो चीज़ें दी होती हैं क्वेश्चन के अंदर, अनरियलाइज रेंट और वैकेंसी पीरियड। तो वहाँ पे बच्चे जीएवी निकालने के लिए एक्चुअली में जो ये वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट होता है, ये रेंट में से हम लेस कर देते हैं। तो बाद में क्या करते हैं, ईआर के साथ कंपेयर करते हैं, हमारा एक्चुअल रेंट कम आ जाता है, ईआरआर जीत जाता है, और हमारा जो जीएवी है वो ईआर बन जाता है। तो बच्चे वहाँ पे गलत कर देते हैं। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिर्फ दो ही स्टेप याद रखने हैं कि जब भी आपने जीएवी के साथ कंपैरिजन करना है तो वैकेंसी बीच में से लेस नहीं करनी। सर कैसे, मतलब अनरियलाइज रेंट और वैकेंसी दो चीज़ें अगर आपको दी हुई हैं, तो ईआर और एआर में जब आप कंपैरिजन करोगे तो एआर में से सिर्फ अनरियलाइज रेंट माइनस करने के बाद आप क्या करोगे, ईआर के साथ कंपेयर करोगे, और फिर जब आपका आंसर आ जाएगा कि आपका जो आंसर है वो एआर है, क्योंकि एआर इज ग्रेटर देन ईआर, देयर आफ्टर आपने उस एआर को फिर वैकेंसी से लेस करना है, और फिर आपका जो आंसर आएगा वो जीएवी माना जाएगा। अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो प्लीज़ इस चीज़ को स्टॉप करके दोबारा से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखो वैकेंसी के साथ जो भी मैंने आपको बताया कि अगर आपका एआरआर है ज़्यादा ईआरआर से, तो ऑब्वियस ही बात है जो जीएवी है वो एआर बनेगी। लेकिन अगर एआरआर ईआरआर से कम है, यानी छोटा है, ईआरआर जीत रहा है, तो वहां पे एआरआर ही जीएवी माना जाएगा। कब, जब अगर कारण क्या हुआ, वैकेंसी का पीरियड हुआ। तो मतलब अगर आपकी जो रेंट की कमी है, मतलब जो एक्चुअल रेंट है वो ईआर से कम इस वजह से आया है क्योंकि वैकेंसी है, तो फिर एआरआर ही फिर भी मतलब वो कम आने के बावजूद भी क्या माना जाएगा, जीएवी माना जाएगा। लेकिन अगर वो वैकेंसी के बिना किसी और कारण की वजह से कम हुआ है और ईआर उससे ज़्यादा है, तो फिर ईआर ही क्या माना जाएगा, जीएवी माना जाएगा। बस ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपका घर थोड़े समय के लिए लेट आउट था और थोड़े समय के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड था। क्या था, थोड़े समय के लिए लेट आउट था और थोड़े ही समय के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड था। तो उस समय में क्या करोगे सर, ऑब्वियस ही बात है, उस समय में आप जो ईआर है वो सारे पीरियड का ही लोगे, लेकिन एआरआर जिस पीरियड में आप लेट आउट थे उस पीरियड का, जिस पीरियड में आप लेट आउट नहीं थे उस पीरियड का नहीं लोगे। बहुत सिंपल सर। ओके, इसके अलावा डीम्ड एलओपी। डीम्ड एलओपी का मतलब जब आप डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी की बात करते हो। सर इसका मतलब क्या होता है, सरकार ने कहा कि किसी भी पर्सन के पास दो से ज़्यादा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं माने जाएंगे। मतलब क्या सर, अगर मेरे पास 5 घर हैं तो 2 घर उसमें से मैं कोई भी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता हूं, लेकिन जो बाकी के 3 घर हैं वो ऑटोमेटिकली लेट आउट हो जाएंगे। सर इसका तो फिर रेंट ही नहीं बनेगा। रेंट नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हम उसको लेट आउट ही मानेंगे। और लेट आउट मानने का मतलब क्या होता है सर, उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी, जो हम आगे बात करेंगे। ठीक है सर, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना कि डीम टू बी लेट आउट का मतलब क्या होता है, 2 से ज़्यादा घर अगर आपके पास हैं तो 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने की अनुमति है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको लेट आउट ही मानना पड़ेगा। ओके, देन आता है कि अगर आप सिंगल हाउस में ही रह रहे हो, आपने आधा पोर्शन लेट आउट में, यानी एक ऑब्वियस सी बात है कि आपका घर है और 2 फ्लोर हैं, पहले फ्लोर में आप रहते हो, दूसरे फ्लोर में आपने रेंट पे दे दिया है, तो ऑब्वियस ही बात है जो पोर्शन, जितना पोर्शन आपका रेंट पे है उसकी वैसे कैलकुलेशन करोगे, और जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है वैसे उसकी कैलकुलेशन करोगे। इसमें कोई मुश्किल पार्ट नहीं था। अब आते हैं डिडक्शंस क्या हैं सर। इसमें पहली तो बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, नेट एनुअल वैल्यू। देखो सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या होगा इसका आंसर, ऑब्वियस ही बात है कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड में एनएवी ही 0 है तो 0 का 30% भी तो 0 ही है ना सर।
ठीक है। लेकिन लेट आउट के केस में आपका एनएवी भी आंसर में आएगा, और एनएवी अगर आंसर में आएगा तो 30% उसका करना भी पड़ेगा। लेकिन सर दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है तो लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में जैसे आप नॉर्मली इंटरेस्ट बनाते हो वैसे ही लिखना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या करना है, आपके पास, ध्यान से समझ लेना, आपके पास उस समय एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जिसको मैं अगर कहूँ कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का लोन, ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लोन, और दूसरा आता है करंट पीरियड का, मतलब करंट पीरियड का इंटरेस्ट। मतलब एक होता है कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है उसके पहले से आपने लोन लिया है, उससे पहले से आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो सरकार कहती है हम आपको कंस्ट्रक्शन से पहले के पीरियड का भी इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं, यानी डिडक्शन दे सकते हैं। ठीक है ना, यानी हम उसको माइनस करने की अनुमति आपको दे सकते हैं, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकम कम आएगी, इनकम कम आएगी तो हमें टैक्स कम लगेगा, ये तो बात जानते ही हो। तो इस वजह से उन्होंने कहा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट भी बीच में आपने लेस कर सकते हो अगर आप करना चाहो। ओके, तो अब बात करते हैं सर कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके लिए मैंने बहुत सिंपल वे बताया कि पहले आप ले लीजिए लोन कब बोरो किया उसकी डेट, फिर सर जब आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है सेकेंड स्टेप में उसकी डेट। अब थर्ड पॉइंट में बच्चे गलती खाते हैं, सर फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या है कि जिस साल में आपकी जो कंप्लीट हुई है ना, मतलब बिल्डिंग या जो भी कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट हुई है उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ उसकी डेट। तो सर फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट 31 मार्च को ही होता है, हाँ 31 मार्च को ही होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जैसे अब मैंने कहा 1 जुलाई 2020 को कंप्लीट हुई है कंस्ट्रक्शन, अब 2020 का मतलब क्या हुआ कि सर मेरा फाइनेंशियल ईयर 21 होगा क्या, 31 मार्च 2021? गलत है। मैंने कहा उससे पहले जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ होगा, तो 2020 से पहले कौन सा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ होगा, 31 मार्च 2020 वाला ही। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हमने पहले में जो डेट निकाल ली और जो थर्ड स्टेप में डेट निकाल ली, उन दोनों के बीच में कितने मंथ बनते हैं वो डिसाइड करना है, कितने दिन बनते हैं उसको देखना है। और फिर जितने मंथ आ जाएंगे उसके साथ हमने अपना रेट, फिफ्थ स्टेप ने उसमें उसके साथ हमने अपना रेट और हमारी अमाउंट जितनी भी है लोन की वो हमने मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी फॉर्मूला लगा देना है। और उस फॉर्मूले में हमारा जो आंसर आएगा सिक्स्थ स्टेप में उस आंसर को डिवाइड बाय 5 ज़रूर कर देना है, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा की डिडक्शन वो आपको अलाउड नहीं करेगा। यानी जितने भी आपकी अमाउंट आएगी वो कहेगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम आपको 5 साल में ये डिडक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना। और इस स्टेप का जो आंसर आएगा बच्चे क्या करते हैं, यही लिख देते हैं। अरे भाई रुको, ये है प्री कंस्ट्रक्शन, अब एक करंट पीरियड भी तो निकालना है ना। तो जो आपका इंटरेस्ट होगा वो प्री प्लस करंट है, तो करंट कैसे निकालेंगे सर, वो तो सिंपल तरीका है, जितनी अमाउंट है, जितने मंथ है, जितना रेट है, बात खत्म, वो तो सिंपल आ जाएगा। और पहली बात तो करंट पे तो पूरा 12 साल ही, मतलब 12 महीने ही है, तो उसमें मंथ का कोई चक्कर नहीं है। तो जितनी अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय रेट आपका करंट आंसर आ जाएगा। और करंट वाले आंसर को प्रीवियस पीरियड के डिवाइड बाय 5 करने के बाद जो 1 साल का इंटरेस्ट निकलता है उसके साथ ऐड करना है, और जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो आपका वहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकल गया ना, और कंस्ट्रक्शन मतलब करंट पीरियड के दोनों के इंटरेस्ट को लेकर आपने वहाँ पे इंटरेस्ट डाल दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना, एक तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने फ्रेश लोन के ऊपर इंटरेस्ट आपको, मतलब आपने दिया है और वो जो इंटरेस्ट है वो पुराने यानी ओरिजिनल लोन को रीपे करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे सर मुझे डिडक्शन मिलेगी, हाँ मिलेगी। लेकिन अगर आपका अनपेड इंटरेस्ट है उसके इंटरेस्ट को पे करने के लिए आपने कोई इंटरेस्ट, मतलब आपका जो, मतलब अनपेड इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है, ठीक है ना, मिला मतलब इन शॉर्ट आपने पे करना है, किया है, अनपेड इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट की बात की गई है, तो वो यहाँ पे डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। 2 पॉइंट है, बहुत अच्छे से समझ लेना। लेकिन अब जो बताने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड क्यों डिफरेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी डिडक्शन आपको याद रखनी है कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट आपने पे किया है और उसकी डिडक्शन आपको लेनी है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में 1999 से पहले या उसके बाद अगर आपने कोई लोन रिपेयर या रेनोवेशन के लिए लिया था तो मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी।
लेकिन अगर वही लोन आपने कंस्ट्रक्शन या एक्वाजिशन के लिए लिया है किसी चीज़ के, तो वहाँ पे आपको वो डिडक्शन 2 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो याद रखना, अगर आपका आंसर 30,000 से ज़्यादा आता है, अगर आपने लोन रिपेयर और रेनोवेशन के लिए लिया था, तो वो मैक्सिमम 30 मिलेगी। और अगर आपका जो एक्स्ट्रा में मतलब जो एक्वाजिशन के लिए लोन लिया था उसकी डिडक्शन आपके 2 लाख से ज़्यादा आती है, तो मैक्सिमम 2 लाख मिलेगी। और वेरी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ सर, अगर दोनों के लिए लिया है तो दोनों की मैक्सिमम डिडक्शन भी 2 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये भी पॉइंट नोट आउट कर लो। ओके, दैट्स इट। अब एक लास्ट पॉइंट कि सर अगर को ओन्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है, यानी हम एक ही घर के 2 मालिक हैं, या फिर एक ही घर जो है वो दो पर्सन के आपस पार्टनरशिप से चलता है, को ओन्ड ओनर है उनके, मतलब 2 ओनर है उन घर के, तो सर जो इनकम निकलेगी वो कैसे बाइफरकेट करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, जैसा उन्होंने कंट्रीब्यूशन रखा होगा उसी वे में हम उसके प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उसको डिवाइड कर देंगे। यानी सिंपल सी बात है, पहले इनकम निकालिए और जितने में उनको कहा गया है कि इतने में उनके शेयर्स मतलब हैं, प्रोपोर्शनेट इनका इतना शेयर है, उतने में हम उसको डिवाइड कर देंगे। उतना पार्ट उसका टैक्सेबल हो जाएगा, उतना उसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउस प्रॉपर्टी। तो मैक्सिमम मैंने कोशिश की 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारा ही टॉपिक आपको अच्छे से रिकवर करा दिया है। 2x की स्पीड में देखोगे तो और अच्छे से मैं कह देता हूँ कि जल्दी फिनिश हो जाएगा, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितनी कम टाइम में आपको फिर भी मिल जाए सारी चीज़ें तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये जो नोट्स हैं, ये मैराथन अगर आपको लेना है तो मेरी बुक लेनी पड़ेगी आपको, उसमें ये मिलेगा। अदरवाइज अगर आपको मेरे नोट्स से अच्छे से समझ लेना है तो आप वहाँ से समझ सकते हो, वो आपको फ्रीली ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और उस चैनल का जो लिंक है वो मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और वेबसाइट पे भी आप इसकी नॉलेज ले सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के बगैर जाना मत।